आज 4 जनवरी गीत ऋषि महाकवि नीरज का जन्मदिन है और मेरे जैसे हजारों लाखों उनके प्रशंसक, चाहने वाले, फॉलो करने वाले, सुनने वाले और फिल्मी पर्दों पर देखने वाले आज ज़रूर उनको याद कर रहे होंगे। देखिए, मैं न तो साहित्यकार हूँ, न गीतकार हूँ, न मुझे बहुत ज़्यादा इसकी समझ है, लेकिन मैं भी एक आदमी हूँ, मेरा भी एक दिल है। कभी मैं भी अपनी जब टीन एज में था, जब अपनी जवानी में था, तो नीरज जी के गीत ही, क्योंकि उस ज़माने में आप जानते हैं जब हम लोग टीनेजर्स थे, न टीवी थी, न ही आपका मोबाइल फ़ोन था, न एंड्रॉयड फ़ोन था, कोई साधन नहीं था, सिर्फ रेडियो पर और टेप रिकॉर्ड एक खूब बड़े बड़े से मिलते थे, उन पर कैसेट बाज़ार में मिला करते थे। तो नीरज जी के गीत उस समय के सभी हम उम्र लड़के लड़कियों में, जैसे वो कहते हैं ना कि दिल में आके बस जाते थे, बैठ जाते थे। 24 घंटे उन्हीं को गुनगुनाना, उन्हीं को प्रेम का ऐसा गीतकार मुझे नहीं याद है पहले कभी रहा हो, या जिसके गाने इतना भीतर तक समा गए हों। जब मैं पढ़ता था, जब यूनिवर्सिटी में था, तब नीरज जी का जहाँ कहीं भी कवि सम्मेलन होता था, इलाहाबाद में एक प्रयाग संगीत समिति है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद का। साल में एक आध बार वहाँ नीरज जी आते थे, कैसे भी करके उसका पास टिकट जैसे भी हो, हम लोग 4-6 लोगों का समूह यूनिवर्सिटी के लड़कों का था, हम लोग नीरज को सुनने जाते थे। इत्तेफाक मैं पुलिस में आ गया, मेरी पहली पोस्टिंग सोनभद्र में हुई। रॉबर्ट्सगंज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हुआ करता था और वहाँ टाउन एरिया रॉबर्ट्सगंज के चेयरमैन थे अजय शेखर। मुझे जानकारी नहीं थी कि वो नीरज जी के मित्र भी हैं, लेकिन एक बात उनके बारे में मशहूर थी कि वो हर साल बड़ा कवि सम्मेलन कराते हैं रॉबर्ट्सगंज। बहुत सुदूर इलाका है, जो जानते होंगे, पहाड़ी इलाका, सुदूर इलाका। उन्होंने एक दिन जिक्र किया कि हम नए गए थे, पहली पोस्टिंग थी ट्रेनिंग के बाद, कि साहब हम कवि सम्मेलन हमेशा कराते हैं हर साल और इस साल भी कराएंगे। तो मेरे मुंह से निकला कि नीरज जी को बुलाया है। तो उन्होंने कहा, अरे आप कह रहे हैं तो बुला लेंगे, वो आते रहे हैं, मैं बात कर लेता हूँ। मोबाइल फ़ोन थे नहीं, अपने लैंडलाइन से उन्होंने बात की और नीरज जी ने अपनी सहमति दी वहाँ आने के लिए। और मैं पूरी रात नीरज जी के साथ मंच पर मौजूद रहा। उनके साथ की एक आध फोटोग्राफ ढूंढी है मैंने, मिल गई है उस समय की। ये बात है 1991 की, 91 की। उसके बाद फिर मैं लखनऊ में यहाँ CO हजरतगंज, CO कैसरबाग, 3.5 साल SP सिटी, फिर SSP, जितने भी यहाँ कार्यक्रम होते थे कवि सम्मेलन में, उनसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करके। आप जानते हैं कि कवि जब आता है तो उसका पारिश्रमिक होता है, तो लोग कहते थे कि साहब पारिश्रमिक नीरज जी का ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं उनसे अनुरोध करता था, वो सारे कवि सम्मेलनों में आया करते थे। फिर मेरा सौभाग्य देखिए, मेरी पोस्टिंग हुई SSP अलीगढ़, लखनऊ से निकलने के बाद। जैसे मैं इसके पहले कभी अलीगढ़ गया नहीं था, मुझे मेरी मुँहमांगी मुराद मिली। ज्वाइन करने के तीसरे दिन मैंने अपने ड्राइवर से, गनर से पूछा, भाई नीरज जी कहाँ रहते हैं? हमारे ड्राइवर गनर को नीरज जी का मकान नहीं पता था। फिर मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा, ऋषिकेश भास्कर यशोद हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उसमें, कि आपको नीरज जी का मकान पता है? उन्होंने कहा, हमें भी नहीं पता, लेकिन मैं पूछ के बता दूंगा। बहरहाल बताया, मैं नीरज जी के पास गया। खैर वो मुझे क्यों पहचानेंगे, मेरे जैसे पता नहीं हजारों लाखों उनके प्रशंसक होंगे, मुझे याद दिलाया मैंने। और धीरे धीरे फिर मैं लगभग हर सप्ताह उनके पास जाने लगा। उनको बहुत छोटी मोटी उनकी ज़रूरत, और ऐसा लगभग 2 साल हुआ। मैं 2 साल तक, अभी उनकी मृत्यु के 3-4 महीने पहले तक मैं SSP अलीगढ़ था।
बहुत नज़दीक से नीरज जी को जानने का मौका मिला। तमाम उनके बारे में भ्रांतियाँ थीं कि नीरज जी को कोई समझ नहीं पाया, नीरज जी के साथ कोई न कोई ऐसा कुछ जरूर हुआ था कि जो प्रेम के इतने मशहूर कवि हुए। तो मैं एक एक करके उनसे पूछता था और जिस दिन उनसे बात होती थी उसी दिन आकर वापस फेसबुक पर उनसे जो बातचीत हुआ करती थी उसको पोस्ट कर देता था उसी दिन अपने फेसबुक पेज पर। बहुत सी चीज़ें मैंने उनसे पूछी। एक बार राम सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, ये उनकी सेवा में हमेशा रहते थे। पहले तो कुछ दिन ये हमको कहते थे फ़ोन करके, साहब दादा कहता था मैं उनको कि दादा याद कर रहे हैं। फिर वो खुद फ़ोन करने लगे जब भी कोई छोटी मोटी उम्र हो गई थी। उम्र के उस पड़ाव पर जो परेशानियां होती हैं किसी भी व्यक्ति को, उनको भी होती थी। खैर, सबसे पहला काम मैंने तुरंत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करके नीरज जी के घर जाने के लिए जो रास्ते के साइनेज होते हैं, बोर्ड्स, वो लगवाए कि साहब आप लोगों को पता नहीं है कि ये कौन है, अलीगढ़ के हीरे हैं और इनके घर पहुंचने के लिए कम से कम 5 जगह आपको पूछना पड़ेगा। वो साइनेज वहाँ लग गए। धीरे धीरे बहुत मैं मित्रवत हो गया उनसे। एक दिन मैंने इनसे बात में पूछा कि दादा आप 5-6 साल बम्बई में रहे और आपके गाने 500 साल तक अमर हो गए, फिर क्यों नहीं जाते हैं, क्यों यहाँ इतने तन्हाई में, अकेलेपन में आप रहते हैं? कुछ बोले नहीं। मैंने कहा कोई ना कोई कारण तो होगा कि आप वापस, लोग बुलाते हैं। बोले हाँ बुलाते हैं। जाते क्यों नहीं? बोले नहीं, मैंने कसम खाई है कि मैं कभी बम्बई नहीं जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने अपनी छोटी सी पीड़ा बताई एक बड़े फिल्मी घराने के बारे में। मैंने पूछा आखिर ये घराने जितने हैं अलग अलग, कौन इसमें अच्छा था, कौन बुरा था, किसकी वजह से परेशान हुए? उन्होंने ये भी बताया। और देवानंद के बारे में उन्होंने 2-3 लाइनें भी मुझे बताई कि इतना बढ़िया आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम बता रहे थे। राम सिंह, उनके पीएस का नाम क्या था आपको याद है? हाँ, तो वो उनके पीएस थे। वो बराबर उनकी हर तरह की मदद भी करते थे, फ़ोन करके पूछते भी थे देवानंद जी के मरने के बाद। उसके बाद बहुत छोटी छोटी बातें। एक दिन सो रहे थे सामने, वो उनके यहाँ एसी नहीं था। अब आप अंदाज लगाइए, इतना बड़ा कवि जिसने इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं की। कारवां गुजर गया तो एक है, मेरा नाम जोकर के सारे गाने, जाने कितने गाने उन्होंने लिखे जो आज भी बच्चे गुनगुनाते हैं और लोग जानते हैं कि ये नीरज जी का लिखा हुआ है। उनके पास एसी नहीं था। एक तखत पे, बिस्तर पे उठ भी नहीं पाते थे उस समय। तो मैं मुझसे कहते थे कि तुम लेट जाओ, लेट के बाद फिर कान नज़दीक लाने में दिक्कत होती थी। फिर यही राम सिंह उसकी वीडियो बना लेते थे तो मैं फेसबुक पे डाल देता था। पैर उनका जल गया, रात में करीब 2:30 बज रहे होंगे। पैर फैलाया होगा, वो रॉड वाला हीटर था, उसमें पैर पड़ गया, जल गया। जोर जोर से करा रहे थे। मैंने कहा लगता है कोई अनहोनी हो गई। मैं जिस कपड़े में था उसी कपड़े में रात में भाग के उनके पास गया, उनको हॉस्पिटल ले गया। वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा मुझे फ़ौरन पट्टी करा के यहाँ से ले चलो। डॉक्टर साहब जिद कर रहे थे, साहब कल सुबह चले जाएं, लेकिन नहीं माने, मेरे साथ ही वापस आ गए। उसके बाद एक बार बहुत तबीयत खराब हुई। फिर उन्होंने फ़ोन किया। पहले छोटी मोटी जैसे उनको ये शक रहता था कि मेरा हार्ट कमज़ोर हो रहा है। फ़ोन किया कि साहब हमको किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। खैर मैंने सीएमओ को कहा, डिप्टी सीएमओ को कहा, सारे लोग गए। पोर्टेबल वाला ईसीजी ले गए, उनका चेकअप कराया, कुछ नहीं था, सिर्फ शंका थी। खुश हुए बहुत। जब बहुत तबीयत ख़राब हुई तो मैं उनको लेके गया हॉस्पिटल एडमिट कराया। 2 दिन तबीयत उनकी बहुत नासाज थी। वो भी फ़ोटोग्राफ मैंने उसमें डाली। एक दिन शाम को फिर बुलाया। अच्छा, वो जब भी परेशान होते थे, कहिए 10 फ़ोन करें मुझे,
मैं किसी भी उलझन में रहूं लेकिन मैं फ़ोन भी उठाता था, उनसे बात भी। एक दिन उन्होंने कहा भी कि मैं आपको समय समय डिस्टर्ब करता हूं, आप इरिटेट नहीं होते? मैंने कहा नहीं दादा, आपकी बात का क्या इरिटेशन है। तो फिर बुलाया उन्होंने कहा मुझे फ़ौरन अस्पताल से ले चलो। तो मैंने कहा दादा नहीं, आप तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं 2 दिन और रुकना पड़ेगा आपको, कई कॉम्प्लिकेशन हो गए थे। बोले नहीं तुम ले चलो, तुम अगर गाड़ी में बिठा लोगे तो ये डॉक्टर नहीं रोक पाएंगे, तुम ले चलो। मैंने कहा नहीं नहीं, हम आज तो नहीं ले जाएंगे, डॉक्टर जो कहेगा वही करूँगा, मैं अपने मन से क्यों करूँगा। तो कहने लगे तुम 10 दिन रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा नीरज काव्य पाठ करते समय मंच पे ही मरेगा, अस्पताल में कभी नहीं मरेगा, ये वर्ड उन्होंने कहे थे। इतना उनका काव्य के प्रति, साहित्य के प्रति मैं बहुत 2 सालों में कितनी बार में मिला, बहुत कुरेदता रहा कि आखिर ऐसा क्या था जो ये प्रेम के कवि थे। और प्रेम भी उनकी, आप जितनी भी रचनाएं देखेंगे कहीं भी प्रेम जो उनकी नायक और नायिका का प्रेम है, या जो उन्होंने विजुलाइज किया है, जो 2 लोगों का प्रेम है, जो बिना नाम के उन्होंने कुछ इशारे से जिन 2 लोगों का के प्रेम के बारे में जो कहा है, जो 2 प्रेमियों की मनोवृत्ति होती है वो कहा है, 2 प्रेमियों की जो ललक होती है वो कहा है। लेकिन कभी प्रेम का पूरा होना उन्होंने अपने जीवन में किसी भी रचना में नहीं लिखा है। लोग जो साहित्यकार हैं जो उनको पढ़ते हैं वो जानते होंगे, या कम से कम मैंने नहीं पढ़ा। मैंने पूछा भी कि आप ये आधे अधूरे प्रेम को बताते हैं दादा, कहीं पूरा प्रेम भी लिखा है आपने? बोले नहीं, जब प्रेम पूरा हो जाए फिर प्रेम क्या है, किस बात का, और क्यों किसी की नज़र पड़ेगी। तो अगर उनके जीवन को देखना हो नीरज जी के, गीत ऋषि नीरज के, तो वो स्वयं में जो उनका काव्य है, जो उनका साहित्य है, जो उनकी रचना है, जो उनकी रचनावली है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है हिंदी साहित्य के लिए, जो उनका कंट्रीब्यूशन है काव्य के लिए, जो उनका कंट्रीब्यूशन है मंचों के लिए, उन सबको अलग कर दें अगर, तो गीत ऋषि नीरज अधूरे प्रेम के स्वयं में महाकाव्य है। अधूरे प्रेम का महाकाव्य अगर कोई है अपने आप में, जो इंस्टीट्यूशन है, वो नीरज जी। आप देखिए उनकी रचनाओं को, बहुत ढेर सारी इस तरह की छोटी छोटी बातें। एक दिन बहुत किसी बात पे वो नाराज़ तो नहीं होते थे, लेकिन कुछ गमगीन से थे, तमाम पारिवारिक विवाद थे। ऐसे में मैं पहुंच गया, तो मैंने कहा आज कुछ तबीयत आपकी गड़बड़ लग रही है। बोले नहीं नहीं, तबीयत नहीं गड़बड़, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे वो लाइन याद नहीं है, बड़ी ऐसी लाइन कि मैं 4 दिन के लिए आया हूँ, कुछ इस तरह की लाइन मैंने फेसबुक पे लिखी है अपने। तो मैंने कहा ये आपको नहीं कहना चाहिए। बोले क्यों नहीं कहना चाहिए, जो आया है वो जाएगा। इस तरह की बातें उन्होंने, तो बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन कहा उन्होंने। फिर अब चूँकि आवाज़ भी बहुत स्पष्ट, अंतिम समय में बोल कम पाते थे, नहीं बोल अच्छा लेते थे लेकिन आवाज़ उनकी स्पष्ट नहीं निकलती थी। तो उनसे दोबारा फ़ोन करके मैंने पूछा कि दादा ये आपने क्या कहा था। फिर मैंने उसको फेसबुक पे लिखा। उनका अंतिम जन्मदिन मनाने का जो सौभाग्य है वो मुझे है। उसके बाद फिर वो दुनिया से चले गए थे। आज ही का दिन था। सवेरे मैंने अपने सभी अधिकारियों को बुलाया, अपने एसपी सिटी को, अपने एसपी रूरल को, अपने सारे सीओस को, सबको बुलाया कि आज नीरज जी के यहाँ शाम को सब लोग चलना, क्योंकि बाकी तो कोई परिवार भी नहीं है, उनका कोई रहता नहीं है वहाँ। एक बेटे थे, वो कभी कभी आते थे। मैंने कहा कि आज सब लोग चलना, नीरज जी का हम लोग बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाएंगे। मेरे एसपी सिटी अतुल श्रीवास्तव थे। उन्होंने कहा सर ये बताइए कि केक किस तरह का बनाया जाए। खिलाड़ी के लिए तो आप क्रिकेट का बैट बना दीजिए, विकेट बना दीजिए, फुटबॉल बना दीजिए, अच्छा भी लगे और फिर केक काटा जाएगा। तो बात उनकी सही थी, मेरी भी समझ में आया नहीं कि एक हुआ कि साहब माइक पकड़े हुए, तो किसी ने उसी में से कहा साहब वो तो नेता भी माइक पकड़ता है। बहरहाल ये तय किया गया कि एक गिटार के शेप में केक बनाया जाए।
और गिटार के शेप में केक बनाया गया। हम 10, 12, 15 गाड़ियों से सारे अधिकारी खूब गुब्बारे फूल लेके गए, उनके कमरे को गुब्बारों से खूब अच्छी तरह सजाया। बहुत हतप्रभ थे देख के वो इतना खुश हुए। उस दिन बिल्कुल बच्चों जैसा व्यवहार उन्होंने किया था, सबको अपने हाथ से केक खिलाया था। मैंने पैर छुए उनके, केक खिलाया उनको, केक काटा उन्होंने और वो कहने लगे पहले बताना चाहिए था, मैं भी थोड़ा अच्छा सा पहन लेता। मैंने कहा नहीं, इसमें कौन सी बात है, आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में सभी कपड़ों से अच्छा है। बहरहाल वो ये तय हुआ कि गिटार बनाया जाएगा, क्योंकि नीरज जी का काव्य और संगीत ये दोनों मिलते हैं तब वो मर्मस्पर्शी होते हैं, हृदय स्पर्शी होते हैं। मुझे इस बात का दुख है कि उनके देहावसान के थोड़ा दिन पहले ही मैं एसएसपी अलीगढ़ से मेरा ट्रांसफ़र एसएसपी मेरठ हुआ। मैं मिलने गया उनसे, प्रणाम किया। उन्होंने कहा तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया? हमने कहा हो गया। बोले मदद नहीं करोगे मेरी? मैंने कहा दादा ऐसी बात क्यों कह दी, क्यों नहीं करूँगा, आप फ़ोन करिएगा, कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे में आ जाऊँगा मेरठ से। तो बहुत परेशान सी भी थे, और क्योंकि 2 साल से लगातार मैंने बताया कि कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता था, कोई भी कभी ऐसा नहीं निकला जब मैं उनसे मिलने न जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे शुरू से मैं उनका फ़ैन रहा। जब मैं पढ़ता था, उसके बाद जब मैं सर्विस में आया, फिर जब उनके देहांत की खबर मुझे कुमार विश्वास ने बताई, जब क्लिनिकली डेड हो गए थे लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ था दिल्ली में, तो कुमार विश्वास ने फ़ोन करके बताया कि भैया नीरज जी नहीं रहे। मैं भाग के गया, पहले वो आगरा गए, आगरा से अलीगढ़ आए। तो मैं ये संस्मरण सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ उनके बारे में कि लोग कहते थे कि नीरज जी को समझना मुश्किल है। नीरज जी बहुत गूढ़ व्यक्ति थे, बहुत रहस्यमयी व्यक्ति थे, ये उनकी रचनाओं से पर ऐसा नहीं था। बहुत ही सरल हृदय, बहुत ही बच्चों की तरह व्यवहार करने वाले। और मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई आपने वो लिखा कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कहा यह जाता है कि सामने कोई लड़की थी जिसको आप पसंद करते थे, प्रेम करते थे, और सवेरे आप 6 बजे उसकी विदाई अपने छत से देख रहे थे, तब ये आपने लिखा था। उन्होंने कभी ना कहा और न कभी हाँ कहा। बहुत कुरेदा मैंने कि कुछ तो बताइए, आखिर कुछ तो पता लगे कि आप इतना गंभीर प्रेम की रचनाएं कैसे करते हैं। लेकिन कभी उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। शायद उनके दिमाग में ये बात हो कि मैं कहाँ रहता था, लोग पता करेंगे कि वो उसके सामने कौन सी महिला रहती थी या लड़की रहती थी, फिर अनावश्यक उसका नाम खुलेगा, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। इसके सिवा और कोई बात नहीं हो सकती कि उन्होंने उसके लिए। और अंत में मैं हर्षवर्धन जी का हृदय से आभार करता हूँ। इस बहुत तेज भागती दुनिया में किसी को याद रखना ये सबसे मुश्किल काम है। लोग अपने माँ बाप की जन्मतिथि और किस दिन उनका देहावसान हुआ है ये भूल जाते हैं। आप अपने अपने घरों में अपने दिल में झांक के देखिए। और हर्षवर्धन जी ने आपका, अनवर जलालपुरी साहब का, इनके सम्मान में एक प्रोग्राम किया। नई पीढ़ी याद रखे, नई पीढ़ी ये जाने कि नीरज जी कब पैदा हुए थे, कब उनका देहावसान हुआ था। नीरज जी क्यों याद किए जाएं, ये लोगों को बताना ये बड़ा भारी काम है। और हर्षवर्धन जी इसको बहुत कई सालों से, ये पहले भी मुझसे बरेली में वहाँ अलीगढ़ में मिले थे। जब मैं आया जाया करता था तो ये अलीगढ़ मुझसे मिलने आए थे। तो ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा कृतित्व था उनका, ऐसी महान आत्मा थी नीरज। एक बार फिर आज इस मौके पर मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ रहें सभी को अपना आशीर्वचन, प्रेम के वचन, प्रेम के बोल ये बताते रहें, उसका रास्ता सुझाते रहें। यहाँ आपने मुझे आमंत्रित किया,
आपका हृदय से धन्यवाद। हेल्प यू ट्रस्ट का हृदय से धन्यवाद। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। मैं पहले से ही इस ट्रस्ट के बारे में जानता हूँ। मैं बहुत अलग अलग कैपेसिटी में इसी जनपद में रहा हूँ। तो मैं फिर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हेल्प यू ट्रस्ट जिस रास्ते पे आप चले हैं उस रास्ते पे चलते रहिए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।